हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार कमेंट करके बताइए आप सबको ऑडिबल हूँ मैं? वीडियो दिख रहा है आप सबको बच्चों? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम, मनोज, अनमोल, रजत, अनीशा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब चलिए, कल जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं से हम लोग हमारी आज की क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने देखा था कि कभी भी आप नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग जो वर्ड्स होते हैं, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हमने देखा था कि नेशनैलिटी एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या फिर नागरिकता दर्शाते शब्दों के पहले हमेशा द का यूज़ होता है, लेकिन भाषाओं के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो क्या देखा था हमने? भाषा के नाम के पहले होता था नो आर्टिकल, मतलब यहाँ पर आपको कुछ नहीं लगाना है भाषा के नाम के पहले। लेकिन नागरिकता दर्शाते शब्दों के पहले, जब नागरिक सभी नागरिकों को दर्शाया जाए तब उनके पहले यूज़ होता है आर्टिकल द का। ये रूल हमने लास्ट कल पढ़ा था और मैं आपको होमवर्क के लिए एक असाइनमेंट जैसा देके गई थी ये दोनों क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस सबने सॉल्व किए थे या नहीं, मुझे बताइए कि ये जो पहला वाला ब्लैंक है यहाँ पर क्या आएगा? दो सेंटेंसेज आपको स्क्रीन पर लिखे हुए दिख रहे हैं। पहला जो ब्लैंक है वहाँ पर क्या आएगा? फर्स्ट ब्लैंक का आंसर दीजिए। सलोनी एक, नो आर्टिकल द, नो आर्टिकल द, नो आर्टिकल द, नो आर्टिकल आएगा। सब लोग बोल रहे हैं नो आर्टिकल आएगा। अच्छा देखिए, फ्रेंच इज स्पोकन बाय डैश फ्रेंच, फ्रेंच बोली जाती है फ्रेंच के द्वारा, मतलब ये क्या हो गई? ये हुई भाषा। भाषा के पहले हमको क्या लगाना है? नो आर्टिकल। पहले में आएगा नो आर्टिकल और दूसरे में क्या आएगा? यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल द। फ्रेंच बोली जाती है फ्रेंच के द्वारा, तो ये वाला जो फ्रेंच है ये किसको दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है नागरिकों को। तो नागरिकों को दर्शाते शब्दों के पहले आपको यूज़ करना है आर्टिकल द का। अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड जो सेंटेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पहले में क्या आएगा? डैश फ्रेंच स्पीक डैश फ्रेंच, द फ्रेंच, द आएगा पहले में, सेकेंड का पहला द विक्रम सिंह धाकर, द राघवेंद्र सिंह, द नो आर्टिकल, विक्रम सिंह द, शिवानी द, शिवम द, रजत भी बोल रहे हैं द, मनोज गुप्ता भी द। वेरी गुड बच्चों। फ्रेंच बोलते हैं फ्रेंच, इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा कि फ्रेंच बोलते हैं फ्रेंच। ये फ्रेंच क्या हो गए? आपके नागरिक हो गए। तो ये जो फ्रेंच है, नागरिक के पहले आपको लगाना पड़ेगा द फ्रेंच स्पीक। अब इसमें बताओ क्या आएगा? सेकेंड का सेकेंड ब्लैंक, मोनिका वेरी गुड, नो आर्टिकल। शिवम सेकेंड ब्लैंक में नो आर्टिकल। अर्जुन नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, द नो आर्टिकल, वेरी गुड। जो सेकंड है ये वाला फ्रेंच क्या हो गया? भाषा हो गई। तो यहाँ पर आपको किसका यूज़ करना है? नो आर्टिकल का यूज़ करना है। ठीक है, अब मैं दो सेंटेंसेस और दूंगी, बस आप दो सेंटेंसेस का आंसर और मुझे सही से बता देना तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँगी कि आपको ये वाला जो रूल है ये अच्छे से समझ में आया। अगर नहीं आता है तो हम कुछ और तरीका देखेंगे फिर समझने का। यदि सबको समझ में आ जाती है ये बात तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस और लिख रही हूँ। Dash Chinese usually speak in dash Chinese। ये है आपका पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस है dash Chinese is usually spoken by dash Chinese। अब जल्दी से मुझे पहला जो सेंटेंस है उसका फर्स्ट का आंसर आप दीजिए। फर्स्ट ब्लैंक में क्या आना चाहिए? आराम से सेंटेंस को पढ़िए और फिर मुझे आंसर दीजिए। अर्जुन का कहना है कि द आएगा, अनीशा ने भी कहा द, सलोनी द, सब लोग बोल रहे हैं द, मतलब पहले वाले ब्लैंक में मैं द लगा दूं? ठीक है, मैं यहाँ पर द लिख देती हूँ। द चाइनीज यूजुअली स्पीक इन, यहाँ पर क्या आएगा सेकेंड वाले में? अच्छा, अजय ने कहा कि यहाँ नो आर्टिकल आना था। सेकेंड वाला बताइए मुझे, सेकेंड वाला, फर्स्ट का सेकेंड, फर्स्ट के सेकेंड में नो आर्टिकल, विष्णु नो आर्टिकल, साहिल नो आर्टिकल, अर्जुन ने कहा है कि सेकेंड में द आएगा, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। चलिए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि यहाँ पर आएगा नो आर्टिकल। वेरी गुड। ये देखिए, चाइनीज़ सामान्यतः बोली जाती है, चाइनीज़ सामान्यतः बोलते हैं चाइनीज़,
चाइनीज़ सामान्यतः बोलते हैं चाइनीज़, तो जो बोलेंगे वो कौन हो जाएंगे, नागरिक हो जाएंगे। तो आपने देखिए नागरिकता के पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल द, और यहाँ पर था भाषा, तो आपने भाषा के पहले लगाया नो आर्टिकल। ठीक है, अब मुझे ऐसे ही सेकेंड वाला जो सेंटेंस है वो भी आप मुझे सॉल्व करके एक बार बता दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट, सेकेंड का फर्स्ट में आएगा नो आर्टिकल, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। श्रुति ने कहा है नो आर्टिकल, वेरी गुड बच्चों। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नो आर्टिकल, और तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पर तो आ जाएगा द, मतलब ये क्या है, भाषा है, और ये क्या हुआ, नागरिक हुआ। क्लियर है सबको ये बात? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? यदि किसी को छोटा सा भी डाउट हो तो फिर मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का यहाँ पर कंसेप्ट बताती हूँ। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए, इस रूल में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आप सेंटेंस में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि भाषा कौन सी है और नागरिक कौन सा है? यदि आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बताइए। पैसों का बताइए। नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो डाउट, नो डाउट। मैम वीडियो क्वालिटी कम करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या? डाटा बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखिए हम लोग रेगुलरली इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग थोड़ी सी वीडियो की क्वालिटी कम करें, तो थोड़े ही टाइम में आपको सही रिजल्ट्स मिलेंगे कि वीडियो की क्वालिटी कम हो जाएगी, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। बिल्कुल, यस मैम, यस मैम। सबको क्लियर है? योगेश कुमार त्रिपाठी, क्लियर है आपको? यस मैम, बता दो, एक बार बता दें। ओके, देखो यदि किसी को डाउट है कि कौन सा वर्ड भाषा होती है, कौन सी वर्ड नागरिक होता है, यदि आप ट्रांसलेट करने में बहुत अच्छे से माहिर हैं तो आपको कभी भी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनता है तो ज़रूर आप यहाँ पर फंस सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको ऐसा दिखे, बाय लिखा हुआ दिखे, सेंटेंस में जब भी बाय लिखा हुआ दिखे तो सेंटेंस होगा आपका किस में, पैसिव वॉइस में होगा। और पैसिव वॉइस में हमेशा जो कार्य को करता है ना वो लास्ट में लिखा रहता है, और यहाँ पर बोलने का कार्य किया जाएगा हमेशा। जब भी आपको भाषा चाइनीज़, फ्रेंच लिखा हो, कार्य क्या किया जाएगा, बोलने का। जब भी आपको बाय लिखा हुआ दिखे ना तो हमेशा याद रखना बाय के बाद वाला ही नागरिक होगा, स्टार्टिंग वाला क्या हो जाएगी, भाषा हो जाएगी। क्योंकि पैसिव वॉइस का ये रूल होता है कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट आता है, तो भाषा होगी ऑब्जेक्ट और नागरिक क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाय जब भी लिखा हुआ दिखे तो बाद वाला जो होगा वो नागरिक होगा, पहले वाली होगी भाषा। ऐसे ही जब आपको बाय लिखा हुआ ना दिखे तो स्टार्टिंग में नागरिक होंगे और लास्ट में भाषा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखना है। अभी समझ में आया? क्लियर है? रिपीट, अखंड पांडे ने कहा रिपीट। क्या समझ में नहीं आया अखंड, ये बात बताओ, क्लियरली लिख के बताओ क्या समझ नहीं आया, तो मैं उस चीज़ को रिपीट करती हूँ। पैसिव और एक्टिव का कंसेप्ट समझ में आया? यस मैम, यस मैम, यस मैम। ठीक है, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो आप बीच में कमेंट करके बताना, तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूँगी। अदरवाइज़ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने समझा, मैं लाइव वीडियो नहीं देख सकता, बफर होता, रिकॉर्ड वीडियो देख रहा हूँ चेतन। ओके, यस मैम, यस मैम। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिए, हमने क्या देखा कि भाषा के जो नाम होते हैं, भाषा के नाम के पहले नो आर्टिकल का यूज़ होता है, वहीं नागरिकता के पहले द का यूज़ होता है। यदि दो बार आपको सेंटेंस में एक जैसे वर्ड्स दिख रहे हैं तब आपको क्या करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, हमने वो भी सीख लिया। अब एक बात और यहाँ पे याद रखो, भाषा के नाम के बाद में जब भी लैंग्वेज शब्द लिखा हो तब आपको द का यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए सिंपली लिखा हुआ है चाइनीज़, भाषा है ये, भाषा चाइनीज़ सिर्फ लैंग्वेज का नाम लिखा है तो आप इसके पहले यूज़ करेंगे नो आर्टिकल। लेकिन यदि पूरा लिख दिया जाए चाइनीज़ लैंग्वेज तो इस कंडीशन में आपको फिर द का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि फिर ये किसी पर्टिकुलर भाषा को आइडेंटिफाई कर रहा है, मतलब स्पेसिफिक लैंग्वेज का नाम हो गया। तो अब यहाँ पे आप एक और पॉइंट इसी रूल में नोट डाउन कर लो कि यदि भाषा के नाम के तुरंत बाद में लैंग्वेज शब्द लिखा होता है तो उस कंडीशन में भाषा के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। देखो यदि सिर्फ इंग्लिश लिखा है तो केवल इंग्लिश भाषा के नाम के पहले आप लगाओगे नो आर्टिकल, लेकिन यदि पूरा लिखा हुआ है इंग्लिश लैंग्वेज तो उस कंडीशन में फिर इंग्लिश लैंग्वेज के पहले किसका यूज़ हो जाएगा, द का यूज़ हो जाएगा। तो आपको एक और पॉइंट यहाँ पर ये नोट डाउन करना है, एक जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको 2 सेंटेंसेस और पूछ रही हूँ, आप फिर 2 सेंटेंसेस का आंसर दोबारा दीजिएगा। चलिए मैं 2 सेंटेंसेस एक बार और पूछती हूँ आपसे।
डैश फ्रेंच स्पीक डैश फ्रेंच लैंग्वेज। अब क्या आएगा, एक बार कमेंट करके बताओ आंसर क्या आएगा अब दोनों में। मैम वीडियो सही से नहीं दिख रहा है। रवि एक बार अपना नेटवर्क को चेक कीजिए आप, आगे आपके मोबाइल में नेटवर्क की कोई इश्यू होगा, यदि नेटवर्क अच्छे से मिल रहा है तो आपको क्वालिटी अच्छे से दिखेगी। द आएगा दोनों में। राघवेंद्र ने कहा नो और द द द द द द द। चलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, राघवेंद्र को इसमें कन्फ्यूजन था, तो राघवेंद्र विवेक एक बार समझिए ध्यान से। फ्रेंच स्पीक डैश फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच स्पीक का मतलब क्या हुआ, फ्रेंच बोलते हैं। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, मतलब स्टार्टिंग में जो है वो कौन है, वो है नागरिक। नागरिक के पहले आपको लगाना होता है द, तो आप यहाँ पर लगाएंगे द। और जो दूसरा वाला है यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है फ्रेंच लैंग्वेज, तो अभी मैंने बताया आपको भाषा के नाम के तुरंत बाद में जब लैंग्वेज शब्द होता है तो क्या यूज़ होता है, द। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आर्टिकल द। स्टे इन ए स्ट्रॉन्ग नेटवर्क एरिया। समझ में आया बच्चों? योगेश, विवेक, राघवेंद्र, आप लोगों को क्लियर हुआ कि पहले में नो आर्टिकल क्यों नहीं आया? एक बार आप तीनों कमेंट करके बताइए, विवेक, योगेश और राघवेंद्र। यस मैम, राघवेंद्र को क्लियर हुआ, विवेक को भी क्लियर हुआ, योगेश को भी क्लियर हुआ। चलिए अब ये रूल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारे रूल्स में नेक्स्ट रूल कौन सा है। अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है वो फिर से, अभी तक हम क्या देख रहे थे, हमने मैक्सिमम जितने भी रूल्स पढ़े उन सब में एक बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहा था, प्रॉपर नाउन वाला। कि प्रॉपर नाउन के तुरंत पहले कुछ नहीं लगता, कोई पर्टिकुलर प्रॉपर नाउन हो जाती है, टाइटल वगैरह होता है तो द लग जाता है। ये वाला रूल पे अभी हमने 3 रूल्स देख लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो नेक्स्ट रूल ये बोल रहा है कि जब भी आपको कम्युनिटी या फिर कैटेगरी के शब्द लिखे हुए दिखे, मतलब ऐसे वर्ड्स लिखे हुए दिखे जो किसी संगठन को दर्शा रहे, वो संगठन धार्मिक संगठन भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब जहां भी ऐसे वर्ड्स जिनको भी बोलने में आपको ये बोध हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन को दर्शा रहे, इंस्टीट्यूट को दर्शा रहे, ग्रुप ऑफ पीपल को दर्शा रहे, उन सब के पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे देखिए मैंने बोला डैश पुअर, डैश पुअर बोला तो मैं आप सभी गरीबों को दर्शा रही हूँ। जब भी आपको सेंटेंस में ऐसा बोध हो कि सभी गरीबों के बारे में बात हो रही है, पुअर के बारे में बात हो रही है, तब आप उसके पहले लगाओगे द। ऐसे द यंग लिखा हुआ है, द रिच लिखा हुआ है, सभी अमीरों की बात हो तब भी द आएगा। द मिडिल क्लास मतलब मध्यम वर्गीय, पूरी कैटेगरी बता दी या फिर आपने पूरा एक क्लास को डिनोट कर दिया कि आप हाई क्लास की बात नहीं कर रहे, आप मध्यम वर्गीय की बात कर रहे हैं, तो उसके पहले भी आया द। तो जब भी आपको ऑर्गेनाइजेशन का बोध हो तब आपको यूज करना है आर्टिकल द का। उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है जो कि है पॉलिटिकल पार्टी या फिर राजनीतिक दल। तो अभी मैंने कहा कि ग्रुप जब भी होता है चाहे वो धार्मिक हो, अब इसी तरीके से आपको मान के चलना है कि यदि आप राजनीतिक दलों की बात करते हैं तो उनके पहले भी आपको द का यूज़ करना है। मैं यदि बीजेपी के बारे में बात करूं तो जो बीजेपी पार्टी है वो किसी एक व्यक्ति से फॉर्म नहीं हो सकती, वो तो दल है। हम क्या कह रहे हैं, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी, तो इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होगा ही, तो इसके पहले आपको क्या लगाना है, आर्टिकल द। ऐसे ही द हिंदूज एक धार्मिक संगठन हो गया, या फिर मैं मुस्लिम्स बोलूं, हिंदूज मैंने सभी ग्रुप को बोल दिया, एक धर्म को मानने वाले सभी लोग, उन सब के पहले क्या लगाएंगे हम, आर्टिकल द। ठीक है, तो जब भी आपको सेंटेंस में ग्रुप का बोध होता है तो उस कंडीशन में आपको उन वर्ड्स के पहले लगाना है आर्टिकल द। अब फिर से हम कुछ सेंटेंसेस देखेंगे, आपको कंफ्यूज करती हूँ अब मैं फिर से, मैं देखती हूँ आप लोग कंफ्यूज होते हैं या नहीं होते। ध्यान से देखिएगा स्क्रीन पर। His father-in-law is dash rich man. ऑप्शन है आपके पास ए, एन, द और नो आर्टिकल। एक सेंटेंस ये है आपके सामने और दूसरा सेंटेंस है डैश रिच शुड always help dash poor। दो सेंटेंसेस दिए मैंने, अब आप मुझे पहले सेंटेंस में बताओ, हिज फादर इन लॉ इज डैश रिच मैन, क्या आएगा, ए रिच मैन या फिर द रिच मैन? विवेक कह रहे हैं द आएगा, हरिओम, नीरज, गजेंद्र, बाकी सबने कहा कि ए आएगा, ए रिच मैन आएगा। शिवानी कह रही है कि द आएगा।
हरिओम, मनोज, अस्मित, सब लोग कह रहे हैं कि ए आएगा। अब देखो ज़रा ध्यान से देखो, मैंने आपको सबसे पहला रूल जो बताया था आर्टिकल्स में, सबसे पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल्स के रूल पढ़े थे बच्चों। तो हमने क्या देखा था कि जहाँ कहीं पर एक का बोध होता है तो वहाँ पर आपको कुछ और नहीं सोचना है, जहाँ कहीं पर एक का बोध हो ट्रांसलेशन करने में वहाँ पर ए या फिर एन का यूज़ करना है। अब आप सेंटेंस पढ़ो, बोला जा रहा है उसके फादर इन लॉ की बात हो रही है, बोला जा रहा है कि वो अमीर व्यक्ति हैं। देखो रिच के बाद में MAN मैन लिखा है, ये जो MAN मैन है वो कितने व्यक्तियों को दर्शाता है? एक को, और जो फादर इन लॉ है वो एक ही तो व्यक्ति होंगे ना। तब क्या बोला जा रहा है? एक अमीर व्यक्ति का बोध हो रहा है, तो जब भी एक अमीर का बोध होता है तो आप क्या लगा देते हैं? ए। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी ए आएगा, ए रिच मैन। तो आपके ये जो आर्टिकल द के आप रूल्स पढ़ रहे हो ना, वो सारे रूल्स हट जाते हैं जब आपको सेंटेंस में एक का बोध हो जाए, तब आपको सिर्फ ए या फिर एन का ही यूज़ करना है। अब सेकंड सेंटेंस में बताइए आप मुझे, सेकंड सेंटेंस में क्या आएगा? द सेकंड में चलिए, अब सबका आंसर आ रहा है कि सेकंड में क्या आएगा? द आएगा। अब डैश रिच शुड ऑलवेज हेल्प डैश पुअर। अब ध्यान से देखिए, हाँ वेरी गुड बच्चों, अब एक बार स्क्रीन पर ध्यान से देखो, जिसे समझ में नहीं आया हो वो एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। अब बोला जा रहा है अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। मैंने कहा अमीर को गरीब की मदद करनी चाहिए। अब यहाँ पर रिच के बाद में मैन लिखा है क्या? मैन नहीं लिखा, मतलब सभी अमीरों को डिनोट किया जा रहा है कि जितने भी रिच पीपल हैं। तो ये जो वर्ड है ये एक मैन को ना दर्शाते हुए पीपल को दर्शा रहा है, और ये जो पीपल है ये ग्रुप हुआ या नहीं हुआ? ग्रुप हुआ। तो अब इसके पहले मुझे लगाना पड़ेगा द। अब क्या बोला जा रहा है? अमीर को एक गरीब की मदद नहीं करनी है, सभी गरीबों की मदद करनी है। फिर से जब मैंने सभी बोला तो वो ग्रुप ऑफ पीपल हो गया। जब ग्रुप ऑफ पीपल हुआ तो हम यहाँ पर क्या यूज़ कर लेंगे? आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों में आया द। स्टार्टिंग में आपने क्या लिखा था? ए। अब विवेक ने एक गलत आंसर दिया था। विवेक मुझे कमेंट करके बताओ, हरिओम एक क्वेश्चन है पूछो, और विवेक मुझे बताओ आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए, दोनों सेंटेंसेस समझ में आए? विवेक ने यहाँ पर द आंसर दिया था पहले में, विवेक को समझ में आया? यस मैम। और किसी को कोई डाउट हो इन दोनों सेंटेंसेस में तो आप अभी मुझसे पूछिए। रिवर में क्या आर्टिकल आएगा? रिवर वाले पे अभी हम चल रहे हैं हरिओम, धीरे धीरे चलेंगे, छलांग नहीं लगाना, बीच में गिर जाओगे, खाई है बहुत बड़ी। धीरे धीरे चलो, आराम आराम से पढ़ते जाएंगे। ये क्लियर हुआ? अब दो सेंटेंसेस और दूंगी मैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे के रूल पे। डैश रिच शुड ऑलवेज हेल्प द पुअर हो गया। ही इज डैश हिंदू। दूसरा है डैश हिंदूज फॉलो मैनी कस्टम्स। दो सेंटेंसेस हैं आपके सामने। नारायण गुर्जर नहीं, क्या समझ में नहीं आया नारायण गुर्जर? एक बार कमेंट करके मुझे क्लियरली बताओ क्या समझ में नहीं आया, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। पहले का आंसर दीजिए मुझे, ही इज ए हिंदू या फिर ही इज द हिंदू? ही इज ए हिंदू या फिर ही इज द हिंदू? थर्ड वाले में, थर्ड में ए। आशीष कह रहे हैं द। ए चाहत ने कहा द। ए द। अच्छा ठीक है। नेहा ने कहा द। हरिओम द। रवि ने भी कहा, रवि ए द, सॉरी ए। आशीष का सही आंसर आया है। नेहा ने कभी कमेंट किया था यहाँ पे द। तो अब देखिए नेहा ध्यान से समझिए, ही इज ए हिंदू। हिंदू लिखा है, हिंदूज नहीं लिखा है। हिंदू का प्लूरल क्या होता है? हिंदूज। अब जब आप इसको ट्रांसलेट करोगे तो आप क्या बोलेंगे? आप एक व्यक्ति की बात करें, किसी एक व्यक्ति की, तो आप बोल रहे हैं वो एक हिंदू है। जब भी एक आता है तो आप क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और सेकेंड वाले को आप ट्रांसलेट करो, डैश हिंदूज फॉलो मैनी कस्टम्स। यहाँ पर कस्टम्स का मतलब है रीति रिवाज। तो बोला जा रहा है कि जो हिंदू होते हैं वो काफ़ी सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं काफ़ी सारे रीति रिवाजों का। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? आर्टिकल द। नेहा को क्लियरली समझ में आया या नहीं? वेरी गुड बच्चों, सेकेंड वाले में आएगा द। वेरी गुड। नेहा कमेंट करके बताओ, आपको अभी डाउट क्लियर हुआ? दोनों सेंटेंसेस। सतीश द। वेरी गुड सतीश। करण वेरी गुड। अर्जुन को क्लियर हुआ? नेहा कमेंट करके बताइए एक बार, आपको ये बात क्लियर हुई कि थर्ड वाले में हमने ए क्यों लगाया? वेरी गुड नेहा। और किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, अदरवाइज अब हम चलते हैं
नेक्स्ट रूल पर हमारे। तो आपको बात यहाँ से ये ध्यान रखनी है कि जब भी ऐसे वर्ड्स हों जो कम्युनिटी को दर्शा रहे हों तो ऐसे वर्ड्स के पहले आपको द का यूज़ करना है, लेकिन ऐसे कोई भी वर्ड्स जो सिंगल को दर्शाते हैं जिनके पहले एक का बोध होता है वहाँ पर आप ए या फिर एन का यूज़ करते हो। ये वाला रूल क्लियर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल है, देखिए वही जो अभी हमने पढ़ा वैसा ही नेक्स्ट रूल है आपका। नेक्स्ट रूल में कहा जा रहा है कि जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन कंप्लीट क्लास को दर्शा रहा हो तो उस कंडीशन में आप द का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे एक सेंटेंस लिखना है, अभी आप स्क्रीन पर लिखे सेंटेंसेस को मत पढ़ो, अभी आप यहाँ पर देखो। मैं अगर सेंटेंस लिखूँ आई हैव डैश कैट, मैं बोल रही हूँ मेरे पास डैश कैट है, तो मैं क्या कहूँगी? आई हैव द कैट या फिर आई हैव ए कैट? आई हैव द कैट या फिर आई हैव ए कैट? आशीष, गजेंद्र, आशीष, वेरी गुड। क्या आएगा? आई हैव ए कैट, मेरे पास एक कैट है मैंने बोला। अब जब यही कैट, चलिए कैट की जगह मैं काऊ का यूज़ कर लेती हूँ, तब भी ए काऊ आएगा। अब जब मैं यदि सेंटेंस कुछ ऐसा लिखूँ जिसमें काऊ, पूरी काऊ जो जाती है उसको दर्शा रही हो, तब उसके पहले आपको द लगाना है। जैसे ये सेंटेंस को पढ़िए तो हमने क्या कहा कि काऊ बहुत ही उपयोगी पशु है, बहुत ही यूज़फुल एनिमल है। तो अभी मैंने एक काऊ की बात नहीं की कि सिर्फ एक ही काऊ यूज़फुल है, अभी मैं पूरी कम्युनिटी की बात कर रही हूँ कि काऊ की जो कम्युनिटी है वो बहुत यूज़फुल है। तो अब मैंने इस कंडीशन में काऊ के पहले क्या लगाया? द। अब मैं बोलूँ मेरे पास एक डॉग होता तो मैं क्या बोलती? आई हैव ए डॉग, ठीक है। लेकिन यदि मैं सेंटेंस में कहूँ कि डॉग बहुत फेथफुल एनिमल होते हैं तो मैं सभी डॉग्स के बारे में बात कर रही हूँ। भले ही मैंने डॉग में एस नहीं लगाया, लेकिन फिर भी ये जो डॉग शब्द है ये बहुवचन को दर्शा रहा है, पूरी जाति को दर्शा रहा है। तो अब इसके पहले क्या आएगा? आर्टिकल द। ऐसे ही मैंने अगर बोलती कि आई हैव डैश बैनियन ट्री इन माई गार्डन, तो मैं क्या बोलती? आई हैव ए बैनियन ट्री इन माई गार्डन। लेकिन जब मैं पूरी जाति को दर्शा रही हूँ कि जो बरगद का पेड़ होता है वो एक प्रकार का फिग ट्री है। फिग ट्री कुछ प्रजाति होती है पेड़ों के जो बहुत घने होते हैं, बहुत ज़्यादा छायादार जो वृक्ष होते हैं उनको इस प्रजाति में रखा जाता है, और जिनके छोटे छोटे जिनमें आपको बीज जैसे फल दिखते हैं वो फिग वाली कैटेगरी में आते हैं। बॉटनी में आप लोग ये चीज़ पढ़ेंगे या हो सकता है आपने पढ़ी हो पहले भी। तो बैनियन के बारे में अभी मैंने कहा कि बैनियन कैसा ट्री है? फिग ट्री है। अब मैंने दुनिया के सभी बैनियन ट्रीज़ के बारे में बात कर ली, भले ही यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया, लेकिन उसके बावजूद ये वर्ड किसको दर्शा रहा है? सभी को दर्शा रहा है। तो इस कंडीशन में इसके पहले भी क्या आएगा? आर्टिकल द। तब यहाँ पर फिर से आपका वही रूल जो हमने कम्युनिटी वाला पढ़ा था वही अप्लाई हो रहा है कि जब आप एक के बारे में बात करते हैं तब तो ए एन लगाते हैं, लेकिन जब आप पूरी कम्युनिटी को दर्शाएंगे तब आप क्या यूज़ कर लेंगे? आर्टिकल द। तो ये नेक्स्ट रूल भी आपका प्रीवियस रूल जैसा ही था। अब अगले रूल पर चलेंगे हम। लेकिन देखिए अगले रूल पर जाने से पहले ये जो रूल अभी पढ़ा इसका एक एक्सेप्शन केस है, और वह एक्सेप्शन केस है मैन और वुमेन। हमेशा ध्यान रखिए कि आप कम्युनिटी को दर्शाते हैं तो द का यूज़ करते हैं, लेकिन मैन और वुमेन दो ऐसे शब्द हैं जिनके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, ना तो ए एन ना तो द। लेकिन जब एक मैन की बात करोगे तो ए आप फिर भी यूज़ कर सकते हो, द तो आप इनके पहले कभी भी यूज़ नहीं करते। जैसे आप सेंटेंस देखिए, हमने हर बार कई बार ये सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, मनुष्य कैसा है? एक सामाजिक प्राणी है। तो हम क्या बोल रहे हैं? मैन के पहले, हालांकि इसने पूरी कम्युनिटी को दर्शाया फिर भी यहाँ पे द नहीं लगा। विमेन आर ऑफन कंसिडर्ड मल्टीटास्किंग, विमेन को ज़्यादातर कंसिडर किया जाता है कि वो मल्टीटास्किंग है। विमेन सभी को दर्शा रहे थे लेकिन फिर भी द का यूज़ नहीं हुआ। तो एक्सेप्शन कम्युनिटी वाले केस का ये है कि मैन और वुमेन के पहले कभी भी द का यूज़ नहीं होता, ए का यूज़ हो सकता है। जैसे लास्ट सेंटेंस में देखें, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमेन, और वुमेन कौन होती है? जो उसकी माँ होती है। तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ ए वुमेन कहा, तो अब जो वुमेन है, वुमेन के पहले मैंने क्या लगाया? ए लगाया, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, अब बोला जा रहा है कि प्रैक्टिस एक मैन को परफेक्ट बनाती है। आशीष, यहाँ पर एक का बोध हो रहा था इसलिए मैन के पहले ए का यूज़ हुआ। जैसे यहाँ पर एक वुमेन का बोध हो रहा है, हर कामयाब व्यक्ति के पहले एक महिला होती है, एक स्त्री होती है। तो जब भी एक का बोध होगा तब आप ए एन लगा सकते हैं इनके पहले, लेकिन आप द का यूज़ कभी भी नहीं करेंगे, कभी आपको द का यूज़ नहीं करना। तो ये बात क्लियर हुई बच्चों? एक बार कमेंट करके बताओ। क्लियर हुई?
यस 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 मैम, यस मैम, वेरी गुड। अब कल जैसे ही मैं क्लास में आऊँगी तो आपका एक छोटा सा मैं टेस्ट लूँगी 4 से 5 क्वेश्चन का। आपको क्या ध्यान रखना है, कम्युनिटी दर्शाते शब्दों के पहले द का यूज़ करना है, लेकिन मैन और वुमेन इसका एक्सेप्शन केस है, मैन और वुमेन के पहले कभी द का यूज़ नहीं होता। अब हरिओम ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि रिवर के नाम के पहले द आता है या नहीं आता है, तो अब आपके ऐसे ही रूल्स हैं कुछ। प्रॉपर नाउन जो होती है, कौन सी प्रॉपर नाउन्स के पहले आप द लगाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए ओशियंस के नाम हो, सी के नाम हो, रिवर्स और कैनाल्स, मतलब आपको वाटर बॉडी के नाम देखना है, बहता हुआ जल जब भी होता है तो ऐसी रिवर, ऐसी जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके नाम के पहले हमेशा द का यूज होता है। द इंडियन ओशियन एक महासागर का नाम है, पैसिफिक ओशियन एक महासागर का नाम है, तो इनके पहले द का यूज हुआ। किसी सी का नाम होता तो भी द लगाते, जैसे द अरेबियन सी बोला जाता है हमेशा। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पर रिवर्स, कैनाल्स, गंगा जो है वो नदी है, उसके पहले द का यूज होगा। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए, जो शिप्रा रिवर है, शिप्रा के पहले आप द का यूज करेंगे या नहीं करेंगे? द शिप्रा रिवर होगा या फिर सिर्फ शिप्रा रिवर होगा? कमेंट करके बताइए। द शिप्रा रिवर नहीं होगा रवि? यस द रवि, शिप्रा के पहले भी आपको द का यूज़ करना है। हमेशा याद रखो कि जब भी आप नदियों की बात करते हैं तो नदियाँ समूह होती हैं, काफ़ी सारी सहायक नदियाँ मिलके एक नदी को बनाती हैं। तो जब समूह है, छोटी सी नदी भी है तो वो अकेली एक धारा नहीं है, वो काफ़ी सारी धाराओं से मिलके बनती है। तो इसीलिए यहाँ पर भी समूह हुआ तो इसके पहले आपको द लगाना ही पड़ता है। तो कितनी ही छोटी रिवर क्यों ना हो, आपको हमेशा रिवर्स के पहले द का यूज़ करना है। ऐसे देखिए कैनाल्स, जो नहरें होती हैं उनके पहले भी यूज़ होता है द का। ब्रह्मपुत्र के पहले भी हमने द का यूज़ किया। तो पानी के स्रोतों के पहले, पानी के स्रोत कैसे होने चाहिए? वाटर बॉडीज जिनमें बहता हुआ जल हो और जो थोड़े बड़े एरिया में हो, इन सब के पहले आपको आर्टिकल द का यूज़ करना है। तो यहीं पर अब हम आज की क्लास को एंड करेंगे। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए यदि आपको कुछ डाउट्स हो तो। चलिए, अब इसको जहाँ तक हमने पढ़ा था इसको आप एक बार अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। कल हम आते से क्लास में एक छोटा सा आपका टेस्ट लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।